हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपके लिए आए हैं यूट्यूब का सबसे बेहतरीन और सबसे फास्ट क्विक रिवीजन प्रैक्टिस सेट लेकर। तो आज पहला दिन है और हम शुरुआत करते हैं एडुटेरिया के वॉल्यूम 2 के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से। जब आप इस पूरे प्रैक्टिस सेट को देख लेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने जो पिछले दिनों पढ़ा है वो सारे क्वेश्चंस आपके रिकॉल हो जाएंगे, क्योंकि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इसमें डिस्क्रिप्शन डालने की कोशिश की है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि नवीनतम आंकड़े के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयले का भंडार किस राज्य में है? तो यह ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, उड़ीसा में। और यहाँ बॉक्साइट का भी सर्वाधिक भंडार है। और दूसरा स्थान कोयले में पूछा जाए तो वो झारखंड का है। दूसरा सवाल है कि डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया है? तो भारतीय सेना ने। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा सवाल है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पे कौन सा द्वीप है? तो एक से अधिक हो जाएगा, आलियावेट द्वीप और खादियावेट द्वीप। ये दोनों द्वीप जो है इन दो नदियों के मुहाने पे पड़ता है, जबकि वेलिंगटन द्वीप जो है वो कोची शहर का भाग है और पंबन द्वीप तमिलनाडु के रामनाथपुर जिले में स्थित है। अगला सवाल है कि वर्ष 2024 में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत सूचकांक 2024-25 जारी किया गया है। इसमें भारत का समग्र स्कोर कितना है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, 67, जबकि भारत का रैंक जो है वो 99 है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना की शुरुआत की गई है? तो यह योजना ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और माझी लड़की बहन योजना की शुरुआत भी महाराष्ट्र सरकार ने ही। जबकि मंगला पशु और कामधेनु योजना महत्वपूर्ण योजनाएं हैं दोस्तों, और यह राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अगला सवाल है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान ऑप्शन बी चौथा हो जाएगा, और यह 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार है। अगला सवाल है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसमें 4 खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और डी गुकेश। अगला सवाल है कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है, जिसे अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर, समुद्र प्रताप हो जाएगा। और इसे 29 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया है, और यह जो है गोवा शिपयार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला सवाल है कि 15 अप्रैल 2025 में 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, दिनेश माहेश्वरी को। और विधि आयोग के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में हितेश जैन और डीपी वर्मा को नियुक्त किया गया है, और इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 3 वर्ष का। अगला सवाल है कि किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना किए जाने की योजना बनाई गई है? तो यह योजना ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। और सिमलीपाल काई चटनी को जीआई टैग भी प्राप्त है। अगला सवाल है कि 19वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन एवं वृक्षावरण है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर, 25.17%, जबकि अगर सिर्फ वनावरण पूछा जाए तो 21.76%, वन पूछा जाए तो 3.41%, और वृक्ष और वन को मिलाकर के 25.17% होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से दिए गए भिन्न का आरोही क्रम क्या होगा? तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, 16/19, 11/13 और 19/21। अगला सवाल है कि एक आदेश के जरिए सभी राजनीतिक दलों के लिए संगठित चुनाव कराना और आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया, ऐसा आदेश किसके द्वारा दिया गया है? तो यह आदेश जो है दोस्तों ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, भारत के चुनाव आयोग के द्वारा, जिसकी चर्चा आर्टिकल 324 में है। अगला सवाल है कि ड्रैगनबर्ग पर्वत जो है किस महाद्वीप में है? तो यह ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, अफ्रीका महाद्वीप में। और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है, और एटलस पर्वत जो है उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। अगला सवाल है कि हाल ही में भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाले पानी को रोक दिया है? तो ये चिनाब नदी पे बने हुए डैम से रोका है। ऑप्शन सी सही उत्तर। अगला सवाल है कि पद्म पुरस्कार से सम्मानित स्वामी शिवानंद सरस्वती का जो हाल ही में निधन हुआ है वह कौन थे? तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, योग गुरु, और ये बनारसी घाट से संबंधित थे। इनकी जो मृत्यु हुई है वह 128 वर्ष की आयु में
हो गई है। इनका जन्म बांग्लादेश के सैलट जिला में 8 अगस्त 1986 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल है कि लकुंडी स्मारक किस राज्य में स्थित है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो यह ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, कर्नाटक में है और यह जो है चालुक्य युग की स्थापत्य कला को दर्शाता है। अगला सवाल है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2025-26 के कार्यकाल के लिए किसे संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो यह ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, संजय जायसवाल। और बैजंत पांडा को सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है कि स्थानीय स्तर पर छोटे नगरों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को क्या कहा जाता है। तो यह कहा जाता है ऑप्शन सी, नगर परिषद। अगला सवाल है कि ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला सवाल है कि कथन पे विचार करना है। पहला कथन है कि संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, बिल्कुल सही। और दूसरा कथन कह रहा है कि संसद में हम अपने मनोनीत प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व पाते हैं। तो यह गलत हो जाएगा, मनोनीत नहीं होगा बल्कि निर्वाचित होगा। इस तरह से ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है कि इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ का जो प्रसिद्ध मामला किस लिए प्रसिद्ध है। तो यह मामला था ऑप्शन बी सही उत्तर, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पर निर्णय देने को लेकर। यह जो केस आया था दोस्तों 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी का जो 27% आरक्षण था उसको कायम रखा। अगला सवाल बढ़ते हैं। न्यायालय के द्वारा परमादेश रीट किसके विरुद्ध जारी किया जाता है। तो यह जो है ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, सार्वजनिक पदाधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जाता है। अगला सवाल है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्टिकल 21 में वर्णित है। जबकि आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी है और आर्टिकल 20 में अपराध के लिए दोष सिद्धि। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है कि विधानसभा के सदस्य हैं। तो यह ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, जनता द्वारा चुने जाते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन एक कह रहा है कि केवल लोकसभा में ही धन विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। कथन 2 है कि मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राज्यसभा के प्रति नहीं, यह भी सही बात है। इस तरह से ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला सवाल है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पहले कानून मंत्री। अगला सवाल है, एक तरफ राजनीतिक पार्टी दी हुई है और दूसरी तरफ संस्थापक हैं और सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो आइए मिलाते हैं। पहला है कि भारतीय जनसंघ, तो इसके जो संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और इसकी स्थापना 1951 ईस्वी में की गई थी। दूसरा है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इसके संस्थापक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में की गई थी। और अगला है कि स्वतंत्र पार्टी जो है इसके संस्थापक KM मुंशी थे और इसको जो है 1959 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 2, 3, 1। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, पोलियो एक विषाणु जनित रोग है और इसकी खोज जॉन साल्क ने की थी। जबकि हैजा जीवाणु से है और मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है। और मलेरिया दिवस कब मनाते हैं। तो 25 अप्रैल को। अगला सवाल है प्राकृतिक चयन की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था। तो यह जो है चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था और विकासवाद का सिद्धांत ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक भी इन्हीं की है। और मेंडल जो है दोस्तों, मेंडल का संबंध आनुवंशिकी के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। अगला सवाल है कि मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है। तो यह डिंबवाहिनी नलिका, जिसको फैलोपियन ट्यूब बोला जाता है, वहाँ पे होती है। और भ्रूण का विकास अगर पूछा जाए तो यह गर्भाशय में होता है और गर्भनाल के 3 पार्ट होते हैं, जिसमें 2 धमनियाँ और 1 सिरा होता है। अगला है कि लैंगरहैंस की दीपिकाओं में पाए जाने वाली बीटा कोशिका निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्राव करती है। तो यह जो है ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, बीटा जो कोशिका है वो इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है।
जबकि ग्लूकागोन जो है वह अल्फा कोशिका से स्रावित होती है, मतलब वहाँ से होती है। अगला सवाल है कि पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण दिखाई देता है? तो यह क्लोरोफिल के कारण दिखाई देता है, जबकि कैरोटीनॉइड्स का जो संबंध है वो हमारे जो परावैंगनिक किरण होती है उससे हमारी रक्षा करते हैं। अगला है कि जब पादप कोशिकाओं से पानी बाहर निकल जाए तथा कोशिका की झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है तब क्या होता है? तब जीव द्रव कुंचन होता है। और प्रासरण जो है यह देखने को मिलता है किशमिश का फूलना जैसे हो गया, जैसे चना वगैरह मूंग वगैरह का फूलना, ये परासरण का उदाहरण है। अगला सवाल है सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। क्लोरोफाइसी हरा शैवाल होगा, रोडोफाइसी इसका संबंध लाल शैवाल से हो जाएगा, फियोफाइसी का संबंध भूरे शैवाल से, जबकि ब्रायोफाइट्स का संबंध लीवरवट से हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि किसी तरंग के दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी सही उत्तर तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। अगला सवाल है कि जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद अधिक न खोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो ऐसे विलयन को कहते हैं दोस्तों संतृप्त विलयन। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि, ऑप्शन ए सही उत्तर, उसकी परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो उसे समस्थानिक कहते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, पोटेशियम और गोल्ड। अगला सवाल है कि आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातुओं का घनत्व सामान्यता, तो यह बढ़ता है दोस्तों, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, जबकि त्रिज्या भी बढ़ती है, आकार भी बढ़ता है और धात्विक गुण जो है यह भी इसके बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है कि स्थिर आयतन पर निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है, यह निम्नलिखित में से कौन सा नियम है? तो ये ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, गेल-उशेक का नियम है। अगला सवाल है कि न्यूटन का गति का दूसरा नियम, तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। यह समझाने में सहायता करता है कि बल वस्तुओं की गति को किस प्रकार से प्रभावित करता है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बैरोमीटर को, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 4। तो देखते हैं 1 में क्या है और 4 में क्या है। तो वायुमंडलीय दाब मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। और चौथा कह रहा है कि मौसम के पूर्वानुमान हेतु प्रयुक्त किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है, जबकि ऊंचाई ज्ञात करने में इसका प्रयोग नहीं होता है और द्रव के घनत्व ज्ञात करने में भी इसका प्रयोग नहीं होता है। अगला सवाल है कि प्रतिध्वनि डैश डैश के कारण सुनाई देती है, तो यह जो है ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई देती है। और प्रतिध्वनि जो है दोस्तों स्रोत एवं श्रोता के बीच की दूरी इसमें जो होती है ना वो 17 मीटर होती है, यानी कि 16.6 मीटर, लगभग इसको 17 मीटर माना जाता है। और इसका प्रभाव कान में 1/10 सेकेंड तक रहता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इंद्रधनुष के निर्माण में भूमिका निभाती है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और विक्षेपण, ये तीनों हो जाएंगे। अगला सवाल है कि तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध बढ़ जाते हैं, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि पानी का हिमांक बिंदु क्या है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला सवाल है कि किलाउआ ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर, हवाई द्वीप पे स्थित है। अगला सवाल है कि 1934 में जो किसके नेतृत्व में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, आचार्य नरेंद्र देव व जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का अग्रगामी था? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी, सन्यासी विद्रोह। यह जो सवाल है दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये जो सन्यासी विद्रोह है इसका जिक्र जो है आनंद मठ में भी किया गया है, और यह 1763 से 1800 के बीच चला था, जबकि पावना विद्रोह 1873 से लेकर के 1876 तक बंगाल के यूसुफजई परगना के खिलाफ चला था।
और नील विद्रोह 1859 से 60 के बीच, और उलगुलान विद्रोह जो है दोस्तों यह 1899 से लेकर 1900 के बीच छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में हुआ था। कभी कभी पूछा जाता है कि सन्यासी विद्रोह को दबाया किसने था, यानी इसका दमन किसने किया था, तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा इसका दमन किया गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। फिर से सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और देखते हैं। सोम प्रकाश जो है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है। इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर का है। युगांतर जो है वो बरिंद्र कुमार घोष का, और नेटिव ओपिनियन का संबंध जो है वीएन मांडलिक से है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश दिल्ली पर शासन करता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, सैयद वंश। इसके संस्थापक कौन थे, तो खिज्र खान थे। अगला सवाल है कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था, तो दोस्तों इनमें से सभी, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नाना साहब, जिन्होंने कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से इन्होंने भाग लिया था। अगला सवाल है कि उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने गवर्नर जनरल को निम्नलिखित पंक्तियां लिखी थी कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, लेकिन उसके बजाय मुझे पत्थर मिला। मैं ऐसे प्रत्युत्तर से आश्चर्यचकित नहीं हूँ। ब्रिटिश राष्ट्र केवल शक्ति के सामने झुकता है। तो यह कथन ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, महात्मा गांधी का था। जब गांधी जी ने 11 सूत्री मांग रखा था ना, तो इसमें कोई सकारात्मक असर नहीं दिखा, तो इसी के कारण इन्होंने यह पंक्ति लिखी थी। अगला सवाल है कि नाजीवाद किसका समर्थक था, तो दोस्तों ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का। और नाजीवादी विचारधारा से संबंध रखते थे हिटलर, और फांसीवादी से मुसोलिनी। तो अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन यूटोपिया नामक पुस्तक के लेखक थे, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, थॉमस मोरे। ठीक है, और इसमें जो है, इस पुस्तक में अटलांटिक महासागर के एक काल्पनिक टापू के सामाजिक, राजनीतिक एवं कानूनी विषय का विशद वर्णन किया गया है। तो अगला सवाल है कि लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, यह गुजरात के माही नदी के किनारे बसा है। बिल्कुल गलत बात है, माही नदी नहीं, यह भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला सवाल है कि अशोक के भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, धम्म महामात्र के नाम से इनको जाना जाता था। अगला सवाल है कि गांधार कला शैली का समन्वय है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, भारतीय तथा यूनानी कला का। तो उदाहरण इसका देखने को मिलता है बुद्ध की मूर्ति में, जो कि भारतीय और यूनानी कला की उदाहरण है। अगला सवाल है कि हर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, फाहियान हर्ष के शासनकाल में भारत आया। बिल्कुल गलत है, फाहियान नहीं बल्कि वैनसांग आया था हर्ष के शासनकाल में। अगला सवाल है कि चेर शासकों ने अपने अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, भाषा उनकी मलयालम थी और लिपि उनका ब्राह्मी था। अगला सवाल है कि महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सही बात है, सारनाथ में ही दिया था। ऑप्शन 2 कह रहा है कि उनके उपदेश आत्मा और परमात्मा के विषय में होते थे, तो यह गलत है। उनका जो उपदेश होता था दुख की समस्या से संबंधित था, और उससे मुक्ति कैसे पाया जा सकता है उस पर आधारित था। ठीक है, और तीसरा कह रहा है कि उन्होंने दुख को निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग को बताया था, तो एकदम सही बात है, अष्टांगिक मार्ग उन्होंने बताया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो दोस्तों ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, 1037 पुडुचेरी का। अगला सवाल है कि भारत और अमेरिका के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह जो अभ्यास हुआ था, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान में किया गया था, और यह 20वां संस्करण था। और यह जो किया गया था दोस्तों 9 से 22 सितंबर के बीच। और पूछा जाएगा कि युद्ध अभ्यास की शुरुआत कब हुई थी, तो 2004 में इसकी शुरुआत हुई थी।
अगला सवाल है कि किस वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश कहा जाता है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री नॉर्थ साउथ को कहा जाता है। अगला सवाल है कि असत्य कथन पे विचार करना है। पहला है कि सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर प्रवाहित होती है, गलत। दूसरा है शोक नदी झेलम की सहायक नदी, यह भी गलत है। तीसरा है कि झेलम सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, यह भी गलत है। इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, सभी असत्य हैं। हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन किया था ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। और पहली बार बिहार में जो है यह किया गया था और 5 शहर में इसका आयोजन हुआ था, पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय। इसका शुभंकर दोस्तों गज सिंह, और इसका आयोजन 4 से 15 मई के बीच में किया गया था। अगला सवाल है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। नर्मदा नदी पे कौन सा बांध है? तो ओंकारेश्वर बांध हो जाएगा। चंबल नदी पे राणा प्रताप सागर बांध हो जाएगा। कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर बांध और कावेरी नदी पे पेटूर बांध। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 4-2-1-3। अगला सवाल है कि Mg2 आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2-8। देखिए Mg जो होता है उसकी परमाणु संख्या होती है 12 और इलेक्ट्रॉनिक जो संख्या होगी वो हो जाएगी 12, और Mg2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? 12-2 यानी कि 10। तो इसका विन्यास दोस्तों 2 और 8 हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह तमिलनाडु तट पे स्थित नहीं है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, मछलीपट्टनम। दोस्तों सागरमाला एक परियोजना है, इसका संबंध जो है बंदरगाह से है, जिसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। अगर पूछा जाए कि सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो विशाखापट्टनम। वर्तमान में भारत में कुल 13 बंदरगाह हैं, जिसमें सबसे बड़ा प्राकृतिक पूछ दे तो मुंबई हो जाएगा और सबसे बड़ा कृत्रिम पूछ दे तो चेन्नई बंदरगाह हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वासी जो है वह केरल नहीं होगा। बाकी गद्दी हिमाचल प्रदेश सही है, भील गुजरात सही है, टोडा तमिलनाडु यह भी बिल्कुल सही है, जबकि बडगा, कोटा और इरुलास जो है ये संबंधित हैं तमिलनाडु से ही। अगला सवाल है कि विश्व में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर है, जो ब्राज़ील है वहाँ पे कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और सेंटोस को कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है, जबकि कहवा प्रांत अगर पूछ दिया जाए तो साओ पाउलो हो जाएगा। और सबसे उत्तम जो कॉफ़ी होता है वो ब्लू माउंटेन और जमैका होता है, ये 2 प्रकार के उत्तम कॉफ़ी होते हैं। और भारत में जो है कर्नाटक में कॉफ़ी जो है रोबास्टा और अरेबिका, ये 2 प्रकार की जो है प्रसिद्ध कहवा की किस्म पाई जाती है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ताल मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो यह जो है ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, रबी फसल के लिए उपयुक्त होती है। असंगत जोड़ी को पहचानना है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य पूर्वी चंपारण गलत है, यह जो है पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। बाकी के सभी सही हैं। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में, बरेला वन्यजीव अभ्यारण्य वैशाली में बिल्कुल सही है, भीमबान अभ्यारण्य जो है वह मुंगेर में पड़ता है, एकदम सही बात है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। उत्तर पश्चिम भारत में सर्दी के दिन में होने वाली वर्षा का संबंध किस मानसून या विक्षोभ से है? तो देखिए दोस्तों इसका जो संबंध है ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ से है। और उत्तर पश्चिम में जो है ये इसको जो सर्दी के दिनों में होने वाली जो वर्षा होती है इसको स्थानीय भाषा में माराठ भी बोला जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, रियो सम्मेलन, जो कि 1992 ईस्वी में हुआ था। और यह रियो सम्मेलन को हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, और यह ग्रीन हाउस में कमी लाने को लेके था,
जबकि मॉन्ट्रियल जो है इसका संबंध ओजोन परत के संरक्षण से है। यह 1987 में हुआ था। क्योटो सम्मेलन 1997 में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से संबंधित था और वियना सम्मेलन 1985 में ओजोन उत्सर्जन से संबंधित था। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि यदि श्रम पूंजी से सस्ता हो तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा और यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती हो तो उत्पादन में अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। ऊपर दिया गया जो वितरण है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है? तो दोस्तों ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है और इसमें जो उदाहरण हो जाएंगे यूएसए, ब्रिटेन, जापान, ये सभी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण होंगे क्योंकि ये विकसित देशों में होती है। तो अगला है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजना अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया है? तो यह ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित है। अगला सवाल है कि भारत को 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। निम्नलिखित में से कौन सा संकट प्रमुख कारण था? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, बाहरी ऋण का उच्च स्तर। अगला सवाल है कि बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, जेबी से ने इसका जो नियम है वो दिया था और जे.एम. किन्स जो है वो रोजगार के सिद्धांत दिए थे। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। डेयरी आर्थिक गतिविधियों के किस क्षेत्र में आती है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत यह आता है। अगला सवाल है कि रेपो रेट क्या है? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, वह दर जिस पर आरबीआई धन की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देती है उसे कहते हैं रेपो रेट। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो यह ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 29 मई को। और 28 मई को विश्व पोषण दिवस मनाया जाता है। और ये जो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस है इसकी मनाने की घोषणा जो की गई थी दिसंबर 2002 में प्रस्ताव पारित करके की गई थी। अगला सवाल है, फिर से सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है संगठन, दूसरी तरफ दिया हुआ है मुख्यालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय वो द हेग में हो जाएगा। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में और विश्व व्यापार संगठन का जिनेवा में हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार कौन हैं? तो यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मायने रखता है। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, बिमल पटेल। और इसका जो उद्घाटन किया गया था नया संसद भवन का वह 28 मई 2023 को मोदी जी के द्वारा किया गया था, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया। आकार जो है इसका त्रिकोणीय है और अगर पूछ दिया जाए कि लोकसभा में इसमें जो सीट है बैठने के लिए तो कितना है, तो 888, जबकि राज्यसभा के लिए 384 हो जाएगा। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि लोकसभा का जो डिज़ाइन किया गया वो किस पे आधारित है, तो मोर पक्षी पे आधारित है, जबकि राज्यसभा का जो डिज़ाइन किया गया है वह कमल पे आधारित है। अगला सवाल है कि गेबोन देश की राजधानी निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, लिब्रेविले इसकी राजधानी हो जाएगी। ठीक है, और ये जो बंजुल है ये गाम्बिया की है, मोरोनी जो है ये कॉस्मोरोस की हो जाएगी और ब्राज़ाविले जो है वो कांगो का हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो यह 1916 ईस्वी में की गई थी। कब? तो 1 जुलाई 1916 को और इसके 16 क्षेत्रीय केंद्र हैं। अगला सवाल है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब बनाया गया? तो यह 1989 ईस्वी को बनाया गया था। अगला सवाल है कि किस देश की संसद यानी कि विधायिका को नेसेट के नाम से जाना जाता है? तो ये इजराइल के विधायिका को जाना जाता है और तुर्की के विधायिका को जाना जाता है ग्रैंड नेशनल असेंबली के रूप में। चीन वाले को जाना जाता है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के रूप में, जबकि जापान को डायट के रूप में।
अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो घृणा। घृणा जो है दोस्तों वह विपरार्थक शब्द है प्रेम का, जबकि प्रणय, प्रीति और अनुराग ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। जो कम बोलता हो उसके लिए एक प्रयुक्त शब्द क्या होगा? तो कम बोलने वाले के लिए होता है प्रयुक्त शब्द मितभाषी, ठीक है, जबकि मृदुभाषी दे रखा है या मधुर बोलने वाले के लिए होता है। अगला सवाल है कि भरपेट किस समास का उदाहरण है? दोस्तों यह जो है अव्ययी भाव के उदाहरण होंगे। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। तो दे रखा है कि इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। अगला सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल ऑप्शंस। कैथरीन सेज दैट सी इन लव बिफोर। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा हैड नेवर बीन। हैड नेवर बीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड नाम क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए अपार, APAR, अपार हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि रामू के पास 200 खिलौने थे और उसने दिवाकर को 10%, ममता को 20% और 1/2 खिलौना करण को दे दिया, तो वितरण के बाद रामू के पास कितने खिलौने बच गए? देखिए दोस्तों मैंने इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 120। अगला सवाल है कि ए किसी कार्य को x दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 3x दिनों में कर सकता है और दोनों को एक साथ कार्य पूरा करने में 12 दिन समय लगता है, तो x का मान ज्ञात करें। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 16 दिन, और मैंने इसको भी सॉल्व कर दिया है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। अगला सवाल है कि 5, 11 और बीच में खाली जगह है, 55 और 117 में लुप्त पद को ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है 99 नंबर सवाल, दो संख्याओं के LCM और HCF का योग जो है उसका अंतर क्रमशः 592 और 518 है। यदि संख्याओं का योग 296 है तो संख्याएं क्या होंगी? तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 111 और 185। और अंतिम सवाल कि एक फोटो की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा कि उसकी माता की एकमात्र संतान मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है, तो राम किसके फोटो की ओर संकेत कर रहा है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा स्वयं की ओर। तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह डिस्क्रिप्शन? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कहीं अगर त्रुटि आपको दिख रही है तो वो कमेंट करके हमें बताने की कोशिश कीजिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सही उत्तर मिल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।